तो वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस का ऑफिशियल चैनल पे मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे, पर्सनालिटी, और जिसमें हमने पढ़ा कि पर्सनालिटी शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द है, वो पर्सोना शब्द से बना हुआ है जो कि लैटिन भाषा का है। और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। हमने ये भी देखा कि व्यक्तित्व का यदि हम हिंदी में देखें अर्थ, तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति धन तत्व। मतलब कि व्यक्तियों के अंदर जो पाए जाने वाला तत्व होता है वही उसका क्या बनाता है, व्यक्तित्व। तो इन सभी चीजों को हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, और जो बच्चे वीडियो नहीं देखे वो आई बटन में जाकर साइड में वहां से आपको पूरे पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीडीपी की। आप पहले वीडियो से होते हुए देखिए, क्योंकि प्रेरणा जैसे और भी कई टॉपिक, मनोविज्ञान के संप्रदाय हो गया, मनोविज्ञान के इतिहास हो गया, चिंतन हो गया जो कि बहुत ही प्रमुख टॉपिक है आपके सीटेट के लिए, और प्रेरणा हो गया जो कि बहुत मुख्य टॉपिक है। एकदम पूरे और विस्तृत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। तो एक बार जो बच्चे भी नए होंगे वो जरूर जाके पहले से लेके अभी तक का पूरे वीडियो देखें और उसका एक अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करें। और लिख कर ले लीजिए कि इससे बाहर आपके यूपी टेट हो, यहाँ तक कि आप राजस्थान टेट के भी पेपर देखिएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाले होंगे। बिल्कुल विश्वास मानिए इसके अंदर। न तो मैं आपको इतना कम पढ़ाने वाला हूं कि एक भी क्वेश्चन छूटे, और न ही इतना आपको वर्डन दूंगा कि नहीं कि व्यक्तित्व। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्तित्व टॉपिक हम सभी पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तित्व में थोड़ी ना ऐसा है कि व्यक्तित्व बस इतना ही सीमित है, चार पन्नों का आपको लगता है टॉपिक है मनोविज्ञान के अंतर्गत और कहानी इतने में खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत लंबी टॉपिक है। आप जो नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि फला कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं, स्थूल विचारक हुए, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक। तो आपको क्या लगता है थॉर्नडाइक कहानी इतने में खत्म हो जाती? नहीं, इसके आगे बहुत जाता है। जब मार्गन और मूरे के आप 40 मांगे पढ़ते हैं, कैटल के आप 16 फैक्टर आप भले आप मापनी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें इतनी पे नहीं सिमटती। लेकिन हाँ, आपके यूपी टेट सिलेबस के हिसाब से कितना पढ़ना है इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। क्योंकि यदि चीजों को ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिखाने के चक्कर में यदि मैं चीजों को दे दूंगा तो आप उलझ के रह जाएंगे। इसलिए विश्वास मानिए, न कम होगा न इतना ओवर दूंगा कि आपके ऊपर वर्डन बढ़े। बस उतना मिलेगा आपको जितने में आप पूरी तरह से आपके सारे सारे क्वेश्चन फंसेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे जो कि आपको सिलेबस से बाहर जाएंगे। पूरे के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, पूरे इसी नोट्स से आएंगे। चाहे अब प्रेरणा के क्वेश्चन होंगे, आप प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे आप उन क्वेश्चन को मैच करा के देखिएगा, आपके टॉपिक से बाहर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि इतना हैवी टॉपिक भी नहीं यूपी टेट का। आपको देखने में यार लोगों का बताया जाता है कि नहीं, बहुत बच्चे कहते हैं सर साइकोलॉजी की टॉपिक बहुत लंबा है। यूपी टेट में तो बहुत लंबा होता है, सी टेट में तो बहुत आसान होता है, चार पांच वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमने उसको तैयार कर लिया, कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लिया, तो सी टेट आसान निकल जाता है। तो देखिए सी टेट का अपना अलग लेवल है। सीटेट में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। आपकी जरा सी दिमाग की स्थिति गड़बड़ हुई नहीं कि पूरे पूरे क्वेश्चन आप बराबर कर देंगे, वो अलग चीज है। और यूपी टेट का सिलेबस एक अलग चीज है, ये ज्यादा नहीं है। बस इसको पढ़ने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हमको किस सिलेबस के अंदर, किस टॉपिक के अंदर कहाँ तक पढ़ना है। यदि अधिगम पढ़ना है तो उसको कहाँ तक पढ़ना है, अधिगम में कौन कौन से वैज्ञानिकों को कवर करना है। यदि हम किसी वैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके थ्योरी को हमको कहाँ तक पढ़ना है, कौन से बुक को हमको याद करना है। ऐसा नहीं, देखिए हमेशा कहता हूँ कि हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। नहीं तो आप ऐसे हर एक चीज पढ़ लेंगे। कौन सी चीजें पढ़नी है इससे पहले आपका ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी चीजें अभी नहीं पढ़नी है। तो कथन वगैरह यदि बात की जाए व्यक्तित्व टॉपिक के अंतर्गत, बात किया जाए, हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व। अभी होली का रंग चढ़ा हुआ है, बच्चे भी अभी देख रहे हैं कि कम आ रहे हैं, और होली का लगता है अभी 2 3 4 दिन तक खुमार चढ़ा ही रहेगा, क्योंकि जो भी आ रहा अभी कलर लगा ही रहा है। तो देखिए व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व हमने कथन वगैरह पढ़ लिया था, आपको मैंने तरीका बता दिया कि शब्दों क्या रखे। जैसे डेसिल के कथन में कौन सा शब्द आता है? चित्र। आलपोर्ट में कौन आता है? मनोदैहिक और गत्यात्मक। वैलेंटाइन में क्या आता है? जन्मजात और अर्जित गुण। पहले आप शब्दों को याद रखिए, विश्वास मानिए, रटिए मत, ये आपको ट्रिक भी मत याद करिए, बस आप पहले शब्दों को पकड़िए। डेसिल में चित्र आता है, वैलेंटाइन में जन्मजात अर्जित। पहले आप शब्दों को पकड़िए, यदि आपने शब्द पकड़े कथन आपको यूं याद हो जाएंगे आराम से। बिल्कुल आप बस जिस तरीके से कह रहा हूं वैसा पढ़िए, जिम्मेदारी मेरा, मैं यहाँ बैठे बैठे आपको तैयार कर दूंगा। बस आप अपना 1 घंटा
बिल्कुल हर चीज से फ्री होकर दे दिया करिए, जब भी आप फ्री रहिए, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में आप चाहे जब देख सकते हैं, ऐसा कोई बर्डन एक नहीं है इसी समय आपको बैठना जरूरी है। तो व्यक्तित्व हम सारी चीजें पढ़े, तो हमको पढ़ना था जो अगला टॉपिक था, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार, इस टॉपिक के ऊपर हमें पढ़ना था कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग हैं। तो उसके ऊपर यदि बात करूं मैं, तो शायद हमने भारतीय दृष्टिकोण से या भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमने देखा था कि रजोगुणी व्यक्तित्व होता है, तमोगुणी व्यक्तित्व होता है, और अ, एक सतोगुणी व्यक्तित्व होता है। सॉरी, एक सतोगुणी व्यक्तित्व होता है। रजोगुणी व्यक्तित्व होता है जो कर्म प्रधान होते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं। उनका मानना रहता है कर्म ही सब कुछ है, इसी से जो फल की प्राप्ति होगी यही होगी, बाकी सब मोह माया ही है। और जो सतोगुणी के व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो साधु संत व्यक्ति होते हैं जो आत्मा परमात्मा पे यकीन करते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं उनको बोला जाता है वो भोग विलास की वस्तुओं में ज्यादा डूबे रहते हैं, आलस वाली प्रवृत्ति होती है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो इस हिसाब से भारतीय संस्कृति में बांटा गया। भारतीय संस्कृति में ही वात पित्त और कफ, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि वात पित्त कफ का जब डिसबैलेंस होता है तो उसी के हिसाब से व्यक्ति बीमार होता है, शरीर में बदलाव आते हैं। उसी बात को हिप्पोक्रेटस ने उठाया और उसे बाकायदे एक्सप्लेन किया। और उसमें उन्होंने, हिप्पोक्रेटस जो यूनान के थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे वात पित्त और कफ अलग अलग कम और ज्यादा होते हैं, तो व्यक्तियों के अंदर जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कैसे बदलाव आता है। और वहां से उन्होंने पर्सनालिटी के 4 प्रकार दे दिए। आपने पढ़ा होगा कल, एक रक्त प्रधान था, एक कफ प्रधान था, एक काला पित्त था, एक पीला पित्त था। याद होगा, काला पित्त जिसमें शरीर और मानसिक दोनों तरीके से व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो काला प्रधान होता है, क्योंकि जिंदगी में फिर तो निहारा ही हो जाएगा जब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप बिल्कुल खत्म हो जाए तो देखिएगा ये सारे हिप्पोक्रेटस ने बताए थे। और देख लेता हूँ, किसी ने क्वेश्चन पूछे थे, मैं कल देख रहा था कमेंट में, तो कमेंट में देख रहा था तो किसी बालिका ने क्वेश्चन पूछा था। शैलजा जी थी, उन्होंने पूछा था सर, हाँ, कि बीमारी के आधार पे कह सकते हैं कि नहीं, जो व्यक्तित्व के प्रकार है हिप्पोक्रेटस ने बताया, शैलजा जी ने पूछा, उसको बीमारी के आधार पे नहीं, उसको बीमारी के आधार पे नहीं कहते हैं। क्योंकि कफ प्रधान होना, रक्त प्रधान, उन्होंने प्रकार बताए थे। उन्होंने ये बताया था इस तरीके से, ये कोई बीमारी उन्होंने नहीं बताया था कि इससे आपको बीमारी, उन्होंने बोला था कि ये चीजें जब बढ़ती घटती तो आपके शरीर में कैसे बदलाव आते हैं, जिसे कि आज आप विज्ञान में हार्मोन्स कहते हैं कि नहीं, जैसे जैसा हार्मोन्स निकलता है उस तरीके से आपके शरीर में बदलाव आते हैं। और शरीर में बहुत तरीके का हार्मोन्स होते हैं, तो बस उसी तरीके से समझिए कि उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से शरीर में जिन चीजों की बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, उसी हिसाब से शरीर में बदलाव आते हैं, उसकी मानसिक स्थितियों में बदलाव आता है, जिसको बीमारी का आधार पर नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कहीं बीमारी का आधार पर दिया तो आपने टिक लगा दिया, बिल्कुल नहीं। और हाँ, कई बच्चों में ये भी कंफ्यूजन था कि व्यक्तित्व शब्द की अवधारणा किसने दिया था। कल मैंने बताया था कि हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है कि प्रथम वर्णात्मक जो प्रकार दिए हैं व्यक्तित्व का, जो प्रथम प्रकारात्मक जो उन्होंने प्रकार बताया है, प्रथम प्रकारात्मक प्रकार बताने वाले व्यक्तित्व के कौन है, हिप्पोक्रेटस है। तो देखिए, व्यक्तित्व के बारे में जो कंफ्यूजन है बच्चों को मैं क्लियर कर दूं। यदि पूछेगा व्यक्तित्व शब्द की अवधारणा, व्यक्तित्व शब्द क्या, व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दिया, व्यक्तित्व की अवधारणा, तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे जहां व्यक्तित्व भिन्नता पढ़ रहे थे, तो कौन है, गाल्टन। तो देखिएगा, अरे पूछेगा व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दिया, मतलब व्यक्तित्व कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी तो हमेशा सारी थी, पर इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए, कि व्यक्तित्व सब तो हमेशा था, पर इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने किसने देखा, किसने कहा कि नहीं इसके ऊपर भी अध्ययन होना चाहिए, किसने इस चीज को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में लाया, वो थे गाल्टन। गाल्टन ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में लाया, इसलिए बोला जाता है व्यक्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है या आधुनिक अवधारणा किसने दिया, या पहली बात वैज्ञानिक अवधारणा किसने दिया, तो कौन है, गाल्टन थे। समझ गए। और दूसरी चीज, यदि पूछा जाता है व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्णन किसने किया था,
प्रथम प्रकारात्मक तो कौन है? हिपोक्रेटस। तो कौन है? हिपोक्रेटस। देखिएगा यदि व्यक्तित्व में पूछ देगा कि प्रथम प्रकारात्मक वर्णन किसने किया, तो इसका अर्थ ही क्या होता है? सीधी बात है कि इसका एक लाइन में अर्थ होता है कि व्यक्तित्व के प्रकार पहली बार किसने बताया। अब इसको चाहे प्रकारात्मक वर्णन लिखे या कुछ भी लिखे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, समझिएगा। व्यक्तित्व के प्रकार पहली बार किसने बताया था, तो वो तो हिपोक्रेटस। और व्यक्तित्व शब्द के या व्यक्तित्व का जो एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसने लाया कि नहीं इस चीज के ऊपर भी अध्ययन होना चाहिए, वो गाल्टन थे। अब व्यक्तित्व का पहली बार किसने प्रकार बताया था, वो हिपोक्रेटस थे। समझ गए? देखिए भारतीय दृष्टिकोण में तो था बहुत पुराने समय से, लेकिन एक बाकायदे अच्छी तरीके से जिसने बताया तो हिपोक्रेटस को माना जाता है यूनान के। इसलिए बोला जाता है कि पहले पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का पहली बार प्रकार किसने बताया, तो हिपोक्रेटस थे। और व्यक्तित्व की अवधारणा देने वाले कौन है वैज्ञानिक आधार पर, या फिर एक आधुनिक अवधारणा देने वाले कौन है, एक वैज्ञानिक अवधारणा देने वाले कौन है, तो गाल्टन। तो हमको लगता है कि आपका इसका भी कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। और यदि आगे चले हम, तो हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के प्रकार में, भाई मक्खी बैठ गई क्या? तो हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के प्रकार। तो यदि बात किया जाए व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, तो हम पहले पढ़ते हैं व्यक्तित्व के प्रकार में। हमने देखिए भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर पढ़ा, फिर हिपोक्रेटस के आधार पर हमने पढ़ लिया व्यक्तित्व के प्रकार। अब अगला जो पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, जो तीसरा होगा विचार के आधार पर। या फिर इस विचार के, सॉरी देखिएगा, विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए थे, तो विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताने वाले कौन है? थॉर्नडाइक। विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बताए हैं। और यदि विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार देखे जाए तो तीन होते हैं। आपके कहा जाते हैं स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक और एक होते हैं प्रत्यय विचारक। किसी किसी किताब में आपको प्रत्यक्ष मिलेगा पर वो गलत होता है, प्रत्यय विचारक होता है। प्रत्यय जो सम प्रत्यय या कॉन्सेप्चुअल आप बोलते हैं, वो वाले विचारक होते हैं। कि अरे आप देखेंगे कि प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार आपके इन्होंने तीन बताए थे। विचार के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। यदि पूछेगा कि विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए, तो थॉर्नडाइक महोदय थे जिन्होंने विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। और उन्होंने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए, एक होता है स्थूल विचारक, एक होता है सूक्ष्म विचारक और एक होता है प्रत्यय विचारक। अब समझिएगा, उन्होंने कहा देखिए स्थूल मतलब होता है शब्द मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब आपको पता होगा हमेशा शब्द यूज कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो छोटी चीजों के बारे में बात होती है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा। स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। अब प्रत्यय या संप्रत्यय मतलब आप समझते हैं जो कॉन्सेप्ट आप कहते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? प्रत्यय या संप्रत्यय। तो देखिएगा आपसे तीन ही प्रकार पूछेगा पर आप इसके मतलब जानते रहिए। देखिए स्थूल विचारक उन्होंने कहा कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको को किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो बहुत ही व्यापक तरीके से या किसी बड़े चीजों को देखकर वो विचार करते हैं, तो उन्होंने कहा वो स्थूल विचारक होते हैं। अब जैसे में आप पूछेंगे कि कौन से होते हैं स्थूल विचारक, जैसे वो उन्होंने कहा कि आपके लेखक हो गए, कवि हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, ये बहुत ही व्यापक तरीके से विचार करते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर विचार करते हैं। जैसे इनके कहने का अर्थ ये था कि जब ये विचार करते हैं, जैसे चंद्रमा को देखा तो उसकी तुलना कर दिए सनम से,
तो चंद्रमा को देखा तो उनकी तुलना किसी से कर दिए। तो ये तुलना करके देखते हैं, मतलब कि किसी चीज वस्तु को देखते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और उस तरीके से विचार करके अपनी रचना को करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो कि स्थूल मतलब बड़ी चीजों को ऊपर देखते हैं, बड़ी चीजों को मतलब एक वस्तु को एक व्यापक स्तर को देखते हैं, मतलब उसकी पूर्ण आकृति को देखते हैं और पूरी आकृति को देखकर उसके ऊपर विचार करके अपनी रचना करते हैं या किसी भी बात को कहते हैं। अंतर कब समझ में आएगा, पहले समझिए। सूक्ष्म विचारक में उन्होंने कहा कि ये वो व्यक्ति होते हैं जो चीजों की बारीकियों पे ध्यान देते हैं, जो किसी भी वस्तु या कोई भी सिद्धांत है उसके किस पे ध्यान देंगे, उनके बारीकियों पर। देखिए, सूक्ष्म विचारक में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जब कभी विचार करते हैं तो जब वो बारीकियों पे ध्यान देते हैं तो वो होते हैं सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, कि जैसे अब चंद्रमा है तो कोई अब समझिएगा, लेखक ने तुलना कर दिया सीधे चंद्रमा से कि नहीं कि चांद जैसा हसीन है, लेकिन यदि कोई सूक्ष्म विचारक हो तो बारीकियों पे ध्यान देगा। अब लेखक को कैसे आपने स्थूल विचारक में रखा, इस बात को समझिएगा। लेखक कवि रचनाकार को क्यों उन्होंने स्थूल विचारक में, उन्होंने कहा कि लेखक कवि रचनाकार जब चंद्रमा को देखते हैं तो बस देखते हैं कि नहीं चंद्रमा है, मतलब एक बाहरी रूप से बड़े जो स्थूल विचार करते हैं कि नहीं एक चंद्रमा है, बड़ा ही शीतलता का अनुभव देता है और बड़ा ही देखने में अच्छा लगता है, जिसकी तुलना तुरंत कहे तुम किससे कर दो, महबूब से कर दो। तो ये हुआ स्थूल विचारक। लेकिन सूक्ष्म विचारक क्या विचार करेगा, वो जो चंद्रमा बड़ा देखने में शीतल लग रहा है ना, उस पर हवा पानी है नहीं, बड़ा ही जालिम वातावरण है वहां का, कि वहां आप 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। तो ये होता है कि दोनों के विचार में अंतर, कि एक व्यक्ति जो चंद्रमा के बारे में विचार करता लेखक की देखने में बड़ा ही शीतल लगता है और बड़ा ही सुंदर होता है, वो होगा उसका स्थूल विचार है। और जो व्यक्ति ये विचार करता है कि चंद्रमा बड़ा ही जालिम जगह है, अरे गए तो ना वहां पानी मिलने वाला है, ना पेड़ पौधे, ना हवा, जाओगे 1 सेकंड भी टिक नहीं पाओगे, मर जाओगे, एकदम नरक से बुरी जगह है। तो ये होता है उसका कौन सा विचार, सूक्ष्म विचार। ये होता है दोनों के विचारों में क्या होना, अंतर होना। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के दो व्यक्ति होते हैं, एक स्थूल विचारक होता है, एक कौन सा विचारक होता है, सूक्ष्म। एक जो चंद्रमा को बड़ा ही शीतल बताएगा, शांत बताएगा और सुंदर बताएगा, स्थूल विचारक। और एक होगा जो चंद्रमा को नरक जैसी जगह भी बता देगा, बड़ा ही जालिम वातावरण बताएगा वहां का। वो कौन से विचारक होते हैं, वो सूक्ष्म विचारक, जो उसकी सूक्ष्मता पे बात करते हैं कि नहीं वैसा नहीं है। अब जैसे कि बहुत समय पहले लोगों ने चंद्रमा से तुलना किया भाई महबूब की लेके हर जगह पे, उसके बाद और विचारक और कवि आए तो उन्होंने, अब उसमें आप भी समझते हैं कि उसमें उन्होंने ये भी बात लिख दिया कि भाई चंद्रमा भी तो दाग होता है। उन्होंने और थोड़ा सा ज्यादा विचार कर लिया, सूक्ष्म विचार कर लिया। पहले स्थूल विचारक ने सीधे सीधे बोले कि नहीं चंद्रमा देखने में बड़ा चांदनी रात होती है, बड़ा शीतल है, अच्छा है, तो उन्होंने स्थूल विचार किया। पर अगले जनरेशन में जब लोगों ने आया तो उन्होंने और विचार किया, उन्होंने कहा कहाँ चंद्रमा पूरी तरह बड़ा ही अच्छा लगता है, उसमें भी तो दाग धब्बा दिखाई देता है, काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं, धब्बे। तो उन्होंने कौन सा विचार कर लिया, उन्होंने सूक्ष्म विचार कर लिया। उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म विचार कर लेगा सीधे बोलेगा कि चंद्रमा बड़ी नरक और जालिम जगह है, मतलब जो तुम्हारी महबूब हुई क्या है, बहुत ही कुछ समझ जाइएगा, बड़ी जालिम और नर्क वाली जगह, तो दूर रहना है। तो देखिएगा ये होता है सूक्ष्म विचार और स्थूल विचार के बीच का अंतर। ये आप बांट नहीं सकते कौन करता है। उन्होंने एक आइडिया दिया कि लेखक कवि रचनाकार स्थूल विचार करते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग होते हैं थोड़ा सूक्ष्म विचार करते हैं। प्रत्यय विचारक किसके ऊपर होता है, जो कॉन्सेप्ट सिद्धांतों के ऊपर बात करें, कॉन्सेप्चुअल चीजों जो बात करते हैं, प्रतीक, चिन्ह, सिद्धांत, या बोलते हैं ना सूत्र, इन सब चीजों के ऊपर जो विचार करते हैं वो उन्होंने बोला ये होते हैं प्रत्यय विचारक। जैसे वैज्ञानिक जो होते हैं, जो दोनों वैज्ञानिक नहीं है, अंतर समझिएगा। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब देखिए एक लेखक कहता है कि चंद्रमा शीतल शांत और सुंदर है, ये हुआ स्थूल विचारक। एक व्यक्ति, एक बच्चा है जो ये बोलता है कहाँ चंद्रमा शीतल शांत सुंदर है, तुम कैसे बोल दिए, चंद्रमा बड़ा नरक और जालिम वाला जगह है, पढ़े हम किताब में, वहां पे कुछ होता ही नहीं है, हवा पानी, जाओगे सीधे मर जाओगे, एक दिन भी जिंदा रहने वाले तुम हो नहीं, एक सेकंड नहीं रह पाओगे, टिक पाओगे वहां पे, तो बिल्कुल नरक जगह, कहाँ से शांत सीधा सुंदर है। तो वो उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पर ये वाला जो होता है ये वैज्ञानिक करते हैं। यहाँ बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक बच्चा होता है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है।
जैसे आप किसी चीज को देखने का नजरिया आपका वैज्ञानिक हो सकता है कि आप बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस तरीके से हर चीज को देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक होने का मतलब कि वह व्यक्ति जो ये बोलेगा कि चंद्रमा पे यदि हवा पानी नहीं है तो किस वजह से नहीं है, यदि चंद्रमा का ये हाल है तो क्यों ऐसा है, इसके पीछे का जो बात करेगा, प्रतीक चिन्ह सिद्धांत और सूत्र जो देते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं वैज्ञानिक। तो प्रत्येक विचारक कौन होते हैं, वो और ज्यादा चिंतन करते हैं, और ज्यादा देखिए सबसे कम कौन करते हैं, स्थूल वाले विचारक कम नहीं कर सकते, बोल सकते ये उन्होंने बताया थे पर्सनालिटी के ऊपर कि एक स्थूल विचारक होते हैं जो कि बाहरी रूप से दिखेगा, दूसरा सूक्ष्म विचारक होता है जो थोड़ा डीपली चीजों को देखता है, बारीकियों पर ध्यान देता है, और तीसरा प्रत्यय विचारक होते हैं वह लोग जो कि सिद्धांतों को देते हैं। जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के दिया, वो कौन से थे, प्रत्यय विचारक थे। हीरो के सूत्र आपने पढ़े हैं रेखा गणित के अंतर्गत, वो कौन से थे, वैज्ञानिक प्रत्यय विचारक थे। कैप्लर लॉ वगैरह है वो कौन से, वो प्रत्यय विचारक हैं। उन्होंने सिर्फ चंद्रमा देखा नहीं, आप चंद्रमा को देखते हैं जानते हैं कि हवा पानी नहीं है, लेकिन आज का जो वैज्ञानिक होगा जो प्रत्यय विचारक, क्योंकि आप सूक्ष्म विचारक करते हैं इसलिए आप ये बोल देते हैं कि नहीं चंद्रमा ऐसा है ऐसा और हमने ये चीज पढ़ा है, लेकिन जो प्रत्येक विचारक करने वाला व्यक्ति होगा वो उसके आगे सोचेगा, यदि ऐसा है तो ऐसा है क्यों, यदि वहां जीवन पनपना चाहिए तो क्या वहां पे करना होगा जिसकी वजह से हम वहां पे टिक सकते हैं, वहां पे जीवन का उदय हो सकता है, या फिर चंद्रमा ऐसा है तो क्यों ऐसा है, यदि वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे तो कितने दिनों में लगा लेता है। तो ये सारी चीजें जो पीछे की बात का जो खोज करते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रत्यय विचारक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तीन तरह के उन्होंने बताया था, स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक और प्रत्यय विचारक। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपसे नहीं पूछने वाला कौन किस में क्या आता है, आपसे सीधे पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार किसके आधार पर दिया था, तो विचार के आधार पर दिया था। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार विचार के आधार पर दिए थे, और कितने प्रकार बताए हैं, तीन प्रकार बताए हैं। तीन प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक और प्रत्यय विचारक। बस इतना ही आपसे पूछेगा, आप चाहे कोई भी टेट दीजिए, हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर यूपी टेट कहीं भी दीजिए, सब में इतना पूछेगा, वो वाले पार्ट नहीं पूछते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। तो आप लोग भी सूक्ष्म विचारक बनिए कि स्थूल विचारक हैं, या कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन चंद्रमा के बारे में ये विचार करते हैं और तुलना करते हैं, और कौन ये, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन से स्थूल विचारक और कौन सूक्ष्म विचारक में आते हैं। अच्छा अगला प्रकार देखें, तो एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण का आधार बताया, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। हमने एक हिपोक्रेटस का पढ़ा, एक भारतीय संस्कृति, एक थॉर्नडाइक, ये हो गया आपका नंबर चौथा। तो देखिए हर वैज्ञानिकों ने कोई ना कोई प्रेफरेंस माना, आधार रेफरेंस माना, आधार माना, उसके आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है, बस आपको वही ध्यान देना है। देखिए सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताने वाले हैं युंग, नाम पढ़े होंगे, कार्ल युंग, या कहीं कहीं कार्ल जुंग भी लिखा रहता है इनका नाम, जब हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं तो शब्दों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कार्ल युंग या फिर कार्ल जुंग लिखा रहता है इनका नाम। इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बताया था। इन्होंने जो प्रकार बताए थे वो उन्होंने बताया था, पहला होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, और तीसरा होता है उभयमुखी। मात्रा अपने से लगा लेना भाइयों, मालूम है ना। चलिए अच्छा देखिए, वर्तनी का ध्यान खुद देंगे, शब्दों बस ध्यान देना है, मात्राएं खुद लगाना है, समझिएगा। उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताया, कार्ल युंग, एक बार इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, इन्हीं को बोला जाता है कार्ल
युंग, या युंग की जगह इनका नाम आप किताबों में पढ़ेंगे जुंग। ठीक है, कार्ल युंग या फिर जुंग, इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए, और वैज्ञानिक जो बताएंगे। तो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार कार्ल युंग या जुंग ने बताया। इन्होंने बताया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो देखिए सामाजिक दृष्टि वहां पे देखिए थॉर्नडाइक में देखिए पॉइंट को पकड़िए, पहले चीजों को रटिए मत, याद मत करिए, पहले पॉइंट पकड़िए। हिप्पोक्रेटिस डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसी तरह से चीजों को बताया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो भारतीय दृष्टिकोण है वो अलग आधार पर बताया। और जो थॉर्नडाइक उन्होंने विचारों को आधार बताया कि व्यक्ति किस तरह का विचार करता है, उसके आधार पर उन्होंने चीजों के बारे में बताया। अब देखिएगा कार्ल युंग ने किसको आधार माना है? सामाजिक दृष्टिकोण को। किसे आधार माना है? सामाजिक दृष्टिकोण को। कि एक समाज, मतलब जैसे सोच के देखिए कि आप हुए व्यक्ति जिसका हमको पर्सनालिटी निकालना, व्यक्तित्व पता करना क्या है। तो थॉर्नडाइक को यदि आपका व्यक्तित्व बताना होगा तो वो बस ये देखेंगे कि आपके विचार कैसे हैं, आप किसी चांद को लेकर किस तरह की आप बातें सोचते हैं, बड़ी शीतल महबूब उसकी शक्ल उसमें दिखाई दे रही है, ये आप सोचते हैं कि क्या सोचते हैं, ये थॉर्नडाइक करेंगे। पर कार्ल युंग को यदि आपके विचार बताने होंगे, नहीं आप सॉरी, यदि आपका व्यक्तित्व बताना होगा, यदि कार्ल युंग को आपका व्यक्तित्व बताना होगा, तो वो किसे आधार मानेंगे? सामाजिक दृष्टिकोण। वो ये नहीं देखेंगे कि आप किसी चीज के बारे में क्या विचार रखते हैं, वो ये देखेंगे कि समाज की नजर में आपकी पर्सनालिटी क्या है। और उन्होंने उसी को आधार लेकर उन्होंने प्रकार बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उन्होंने कहा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि अकेलापन पसंद होता है, अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, मिलनसार नहीं होते, यह लिख दें, कम मिलनसार होते हैं, दोस्त कम बनाते हैं, काम से काम रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति होते हैं, अब देखेंगे बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि काम से काम रखेंगे, अपना आया काम किए चले गए, ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, जो करना वो किए बाकी खत्म। बहुत अपने क्लास में भी देखे होंगे, एकाक को देखे होंगे, बहुत ही एकदम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रखेंगे और किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, कोई ज्यादा दोस्ती यारी नहीं, काम किए, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे व्यक्ति होते हैं जो कि समाज में ज्यादा लोगों से मिलते घुलते नहीं है। किसको आधार माना है? समाज को। तो बोले कि समाज में वो ज्यादा लोगों से मिलते घुलते नहीं है, उनको अकेला रहना पसंद होता है, अपने आप में ही खोए रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, कम मिलनसार होते हैं, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, दोस्त वगैरह वो कम बनाते हैं। तो बोले कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वो इस तरह के व्यक्तियों को उन्होंने कौन सा शब्द दिया? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कि अंतर मतलब कि अपने अंदर ही खोए रहना, दूसरों से ज्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, ज्यादा वो दूसरों से मिलनसार नहीं होंगे, जल्दी दोस्त नहीं बनाएंगे, कोई बात रहेगा जल्दी किसी को खुल के बताएंगे नहीं, वो अपने काम से काम रखेंगे, आए जो काम था वो काम किया, किए और चले गए। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए उन्होंने शब्द दिया कि अंतर्मुखी, कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्तियों को बोला जाता है अंतर्मुखी। उनकी व्यक्तित्व कैसी होती है? अंतर्मुखी टाइप की। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब कि उन्होंने बोला कि ऐसे व्यक्ति जो कि मिलनसार हो, बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं, बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मिलनसार होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, समाज में सभी के साथ उठना बैठना होता है, या बोला यार बड़े खुले मिजाज के होते हैं, अपनी बातों को आसानी से कह देना, मिजाज के होते हैं, बड़े ही खुले मिजाज के होते हैं। तो उन्होंने कहा
कि कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा समाज में ऐसे भी होते हैं, बहुत हंसमुख स्वभाव के होंगे, बड़े मिलनसार टाइप के होंगे, समाज में सभी के साथ उठना बैठना रहेगा। आप गांव वगैरह में देखे होंगे बच्चे होते हैं ऐसे कि वो आए सबके साथ उठना बैठना है, चाचा प्रणाम, दादा क्या हाल चाल है, वो रास्ते में जा रहे हैं तभी ताऊ जी प्रणाम, क्या हाल चाल है, सब खुश है, बढ़िया है, एकदम मतलब वो बहुत मिलनसार टाइप के होते हैं, सबके साथ उठना बैठना होता है, बड़ी खुले मिजाज के होते हैं, जो बात करना बेबाक कह देते हैं, एकदम अच्छे से अपनी बात जो शेयर करना तुरंत शेयर कर देते हैं। उन्होंने कहा इस तरह के व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, बहिर्मुखी। तो उन्होंने शुरू में तो यही प्रकार बताए थे, शुरू में यही 2 प्रकार बताए, बाद में उन्होंने अपना तीसरा प्रकार ऐड किया, उभयमुखी। उन्होंने कहा उभयमुखी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के आधार से के आधार पर अपना व्यक्तित्व बदल लेते हैं। सुनेगा, उन्होंने कहा कि उभयमुखी व्यक्ति वो होते हैं जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये दोनों लक्षण उनके अंदर पाया जाता है। उभय मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं, और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो परिस्थिति वातावरण के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। मतलब ये यदि अपने समाज में है तो बड़े ही खुल के बोलेंगे, चाचा प्रणाम, साहू जी प्रणाम, लेकिन यदि उनको कहीं ऐसा लगा कि नहीं ये थोड़ा हम किसी नए जगह आ गए हैं, कोई नया जगह, तो पहले वहां का वातावरण चेंज करने के लिए अंतर्मुखी रहेंगे, वहां चुपचाप रहेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति, उन्होंने बोला कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के आधार पर अपने व्यक्तित्व को चेंज कर लेते हैं, कभी उभयमुखी बन जाएंगे, कभी अंतर्मुखी बन अरे सॉरी कभी बहिर्मुखी बन जाएंगे, कभी अंतर्मुखी बन जाएंगे। इस तरह के व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, उभयमुखी, जिनके अंदर दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो कार्ल युंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कि समाज की दृष्टि में आप कैसे हैं, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वो जो अपने आप में खोए रहते हैं, शांति से आना जाना, आप गांव में देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे, रहते हैं व्यक्ति, वो होते हैं अंतर्मुखी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े ही मिलनसार होते हैं, चचा ताऊ सबसे प्रणाम, यदि दुकान पे भी जा रहे हैं तो दुकान वाले से भी परिचय बना लिए हैं, वहां जा रहे हैं उससे भी परिचय बना लिए हैं, कि हिसाब बारी उधारी पे भी चल रहा है, तो वो व्यक्ति कौन से होते हैं, बहिर्मुखी। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हालात परिस्थिति के आधार पे अपने व्यक्तित्व को चेंज करते हैं, कभी बहिर्मुखी कभी अंतर्मुखी। तो उस तरह के व्यक्ति को उन्होंने कौन सा बोला था, उभयमुखी। तो ये होते हैं कार्ल युंग के प्रकार। हमेशा देखिए बोला हूं कि यदि पूछेगा सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्ल युंग है, और उन्होंने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये याद करने की जरूरत नहीं, ये समझने की चीज है, याद करने की चीज ये नाम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अगले प्रकार की तरफ चले, ये कौन सा था आपका, चौथा। अरे 5वें के ऊपर बात की जाए तो 5वां जो प्रकार है, सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो देखिए, सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताने वाले वैज्ञानिक जो हैं, मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है स्प्रेंगर। कहीं कहीं नाम स्प्रेंजर भी आप पढ़े होंगे, स्प्रेंगर। जो इन्होंने सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। और इन्होंने कुल कितने प्रकार बताए हैं, इन्होंने कुल 6 प्रकार बताए हैं। कुल कितने, ये पूछ देता क्वेश्चन, कुल कितने प्रकार, नॉर्मल है, कुल कितने प्रकार बताए हैं, कुल इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार बताए हैं स्पेंजर ने सामाजिक मूल्य के आधार पर कुल कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए हैं। और यदि बात की जाए इन्होंने 6 प्रकार जो बताया है, तो पहले बात समझिए कि मूल्य कहते किसे हैं। वहां सामाजिक दृष्टिकोण था, यहाँ क्या है, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का अर्थ होता है कि सोसाइटी में मूल्य मतलब वैल्यू, तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी है वो अलग चीज है, पर एक सोसाइटी में आपकी वैल्यू होती है।
कि आपको लोग आपके कैरेक्टर को क्या वैल्यू देते हैं, किस नजरिए में रखते हैं, किसी को वैल्यू ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो स्पेंजर ने बोला कि समाज में हर व्यक्ति की वैल्यू होती है अलग अलग। किसी को लालची कहा जाता है, किसी को कहा जाता है बहुत पैसा के पीछे भागता है, पैसा वाला है। किसी को बोला ये बहुत सिद्धांत देता है, बड़ा सैद्धांतिक आदमी है। इसको बड़ा कला वाला पसंद है, कलात्मक चीजें पसंद है। किसी को बोला जाता है कि बड़ा साधु संत आदमी, हमेशा ध्यान में खोए रहते हैं, ये सब मोह माया से पड़े परे हैं। तो उन्होंने बोला कि समाज में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ वैल्यू होती है। उस वैल्यू के आधार पर स्पेंजर ने कुल कितने व्यक्तित्व के प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। और 6 प्रकार उन्होंने कौन कौन से बताए हैं देखिएगा, बड़ा मजेदार उन्होंने बताया है। पहला, सैद्धांतिक। दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहला सैद्धांतिक, पहला कौन सा? सैद्धांतिक। दूसरा आर्थिक। तीसरा कलात्मक, जैसे बोलते हैं सौंदर्यात्मक। सौंदर्यात्मक। चौथा है धार्मिक। पांचवा उन्होंने बताया सामाजिक। और छठवां उन्होंने बताया राजनैतिक। देखिएगा, सामाजिक मूल्य के आधार पर उन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, एक था सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक, या फिर इसी को बोला जाता है कलात्मक। कहीं कलात्मक, कहीं सौंदर्यात्मक लिखा रहता है। तो देखिएगा, स्पेंजर ने बोला कि हर व्यक्ति का समाज में कुछ वैल्यू होता है, कोई ना कोई नजर में वैल्यू होती है, कि जिसने बोलते हैं कि तुम्हारे समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हर व्यक्ति की वैल्यू होती है, वो वैल्यू कोई ना कोई चीज होती है कि नहीं, उस वैल्यू को किसी न किसी रूप में देखा जाता है। जैसे देखिए, सैद्धांतिक उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि बात करता है हमेशा सिद्धांतों की, वसूलों की। जो बात हमेशा किसकी करे? सिद्धांतों की। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति की समाज में कैसी वैल्यू होती है? कि उस व्यक्ति को बोला जाता है कि नहीं, इस समाज की जो वैल्यू होती है लोगों के नजर में कैसा होता है? सैद्धांतिक। आर्थिक, जो व्यक्ति हमेशा बात करे किसका? पैसा का, या फिर बोले धन का। जैसे व्यापारी हुआ, होता है ना, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। एक दुकानदार हुआ, तो वो हमेशा किसके बारे में सोचेगा? धन के बारे में। उसको पता है कि कैसे कमाना है, कैसे बेचना है, कैसे क्या करना है, मतलब उसको धन से रिलेटेड नॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से है। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा? आर्थिक है। जो व्यक्ति हमेशा कलात्मक, जैसे संगीत हो गया, कला हो गया, इसके ऊपर, संगीत हो गया, कला हो गया, अभिनय करना मतलब नाटक करना हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर जो व्यक्ति ध्यान देता है, जिनको ये चीजें पसंद होती हैं, इन चीजों से जुड़ा होता है, वो व्यक्ति को कलात्मक या सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व बोला जाता है। धार्मिक, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हो, धार्मिक बातें करता है। जैसे आपके साधु संत हो गए, आपके जो सत्संग करने वाले लोग होते हैं ना, सत्संग वगैरह करते हैं, साधु संत होते हैं। तो वो सारे व्यक्ति कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं। उनको ना सैद्धांतियों से जरूरत है, ना आर्थिक चीजों से, ना कलात्मक। वो धर्म की बातें करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वो व्यक्ति कैसे होते हैं? धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। तो उनका जो समाज में एक वैल्यू होगा, समाज में जो मूल्य, मतलब समाज में जो वैल्यू होगा, एक साधु संत का किस रूप में होता है कि नहीं, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। इनसे और किसी चीज से मतलब नहीं, धर्म की बात करते हैं। एक व्यापारी अगर आपको मालूम है ये पैसा की बात करता है, इसको मालूम पैसा किसे लेना है, तो वो होता है। ठीक है। और उन्होंने बताया सामाजिक के बारे में
कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज सेवी होते हैं। क्या होते हैं? समाज सेवी होते हैं। कुछ व्यक्ति जो समाज सेवी होते हैं, समाज की सेवा करते हैं, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो उस तरह के व्यक्ति को कैसा व्यक्तित्व बोला जाता है? सामाजिक। जो व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, समाज में मिलना घुलना, समाज की सेवा करना, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को बोला जाता है, उन्होंने बोला कि वो व्यक्ति का सामाजिक रूप से माना जाता है, तो उनकी वैल्यू सामाजिक होते हैं। उस तरह के व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्होंने बोला सामाजिक। राजनैतिक, समझ सकते हो, कोई बोलने की बात नहीं है। राजनेता, जितने भी नेता प्रेता दुनिया भर के सब हैं, वो सब कैसे होते हैं? राजनीतिक होते हैं, जिनको कि नेता पॉलिटिक्स इन्हीं सबसे मतलब होता है। लेकिन एक चीज देखिए, स्पेंजर ने बड़ा अच्छे से बांट दिया था, यहाँ भी उसको भी पता था समाज की सेवा करने वाले अलग होते हैं और नेता क्या होते हैं? अलग होते हैं। जानता था कि जरूरी नहीं कि नेता को इसमें नहीं रखा है, जानता कि नेता जरूरी नहीं कि समाज का सेवा करेगा ही, इसलिए नेता को अलग कैटेगरी में रख दिया और समाज के सेवा करने वालों को अलग में, क्योंकि वो भी जानता था कि नेता समाज की सेवा जरूरी नहीं है कि करेंगे ही। खैर छोड़िए, वो बात थी मजाक की। देखिए उन्होंने जो प्रकार बताया, सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या सौंदर्यात्मक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 6 प्रकार बताए थे स्पेंजर ने। 6 के नाम आपको पता होने चाहिए और मालूम होना चाहिए कि सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार स्पेंजर ने बताया है और कुल 6 प्रकार बताए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार साइड हो जाता हूं। तो देखिएगा, इसी के साथ अब भी व्यक्तित्व के और भी प्रकार बचे हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप साथ में जुड़े रहिएगा और हमेशा की तरह बोलूंगा कि कमेंट जरूर करिए, जहां भी आपको डाउट वगैरह या फिर जो भी आपकी राय है वो सारी चीजों को आप कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एकदम वीडियो तुरंत उठाइए, लिंक जाके नीचे शेयर बटन होगा, वहां से लिंक करिए, कॉपी, शेयर पे क्लिक करेंगे, पहला कॉपी आएगा और तुरंत कॉपी करिए और ले जाकर व्हाट्सएप से लेके फेसबुक हर जगह एक जगह चिपका दीजिए। इतना ही कहूंगा। और लाइक करिए, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए। यहाँ भी डाउट है या जो भी चीजें समझ में नहीं है, जो भी आपकी राय है, तो हो सकता है मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो धीमा कर सकूं, या धीमा हो तो तेज कर सकूं, जो भी आपकी राय है हर उस चीज को करिए। जो टॉपिक आप चाहते हैं नहीं इस टॉपिक को भी शामिल किया जाए, तो उस टॉपिक के बारे में बताइएगा मुझे। वैसे तो सारे टॉपिक मैं लेके आऊंगा। और आई बटन किनारे जाइएगा और चैनल में जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में CDP का प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, पहले लेक्चर से लेके अभी तक। तो सारे लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और साथ में आपसे विदा लेते हैं और शेयर जरूर करना है। और इसी के साथ गुड लक।